तो दोस्तों चलते हैं आगे। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि हमारे पास क्या है, एग्जाम आइडिया व्यावसायिक अध्ययन का सैम्पल पेपर है टर्म 2 के, ये क्लास 11। तो आपने फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 देख चुके हैं। अब कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है समझते हैं आगे। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि समता अंशों को जोखिम पूंजी भी कहा जाता है। इसका आपके बारे में क्या विचार है। तो सही बात है कि समता अंश का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो शेयर होल्डर्स होते हैं। कौन होते हैं? जो शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी एक तरीके से क्या हो गए, कंपनी के मालिक हो गए। तो इनको क्या कहता है, जोखिम पूंजी भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि ये कंपनी के मालिक है। तो कंपनी का मालिक क्या करता है, एक तरीके से प्रॉफिट में पूरा हिस्सा लेता है। तो जब लॉस होगा तो वो भी तो यही बियर करेगा ना। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इसको जोखिम पूंजी भी कहते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। समता अंशधारी ही कंपनी के क्या होते हैं, वास्तविक स्वामी होते हैं, वास्तविक मालिक होते हैं। एक और कंपनी को हो रहे अधिक लाभों की स्थिति में ये अधिक लाभांश प्राप्त करते हैं। मतलब जब कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था, उस समय क्या करते हैं, इनको डिविडेंड जो मिलता है दोस्तों, क्या कह सकते हो, डिविडेंड, उसमें इनका हिस्सा ज़्यादा होता है। तो दूसरी तरफ बात करें, अगर कंपनी को हानि होती है तो ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है लाभांश भी कम मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि कई बार नहीं भी मिलता है, ना कि स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए इसे जोखिम पूंजी कहना बिल्कुल ही सही है, ठीक है। परंतु समता अंशों में तो ऐसा होता है, परंतु इसकी बात करें हम पूर्वाधिकार अंशों में, प्रेफरेंस शेयर में और डिवेंचर्स में, तो यह जोखिम लगभग नहीं के बराबर होता है। क्योंकि क्या होता है, इनके अंदर प्रेफरेंस शेयर में और डिवेंचर में, इनमें जो रिस्क होता है गाइस, वो बिल्कुल ही क्या होता है, नहीं के बराबर होता है। क्योंकि कभी भी कंपनी डूबती है या कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को और डिवेंचर वालों को उनका पैसा लौटाया जाता है। किन किन को? पूर्वाधिकार अंशों को और ऋण पत्रों वालों को, सबको उनका पैसा लौटा दिया जाता है, ठीक है। और इन दोनों में इनको पहले इनका इंटरेस्ट भी मिलता है, साथ में इनको क्या कह सकते हैं आप, इनका जो डिविडेंड होता है, किस वाले का? पूर्वाधिकार वाले का। ऋण पत्र में डिविडेंड नहीं मिलता, आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पकालीन वित्त द्वारा किस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है? अल्पकालीन का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के द्वारा हम कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, ये बताना है। तो बताया जा रहा है कि व्यवसाय की 1 वर्ष तक वित्तीय आवश्यकताओं को अल्पकालीन वित्तीय कहते हैं। तो अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताएं किसे कहते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म जो फाइनेंस चाहिए हमें, उसे किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें 1 साल का टाइम होता है। अल्पकालीन वित्त का प्रयोग व्यवसाय के दैनिक कार्यों के लिए किया जाता है। मतलब नॉर्मल जो बिजनेस होता है डे टू लाइफ का, उन्हें जैसे कि माल का क्रय, मजदूरी, भाड़ा, किराया, कर आदि का भुगतान करने के लिए किया जाता है। क्या कह सकते हो दोस्तों, अब गुड्स परचेज करना चाहते हो, किसी की वेजेस देना चाहते हो, सैलरी देना चाहते हो, सैलरी तो नहीं बोलेंगे, वेजेस बोलेंगे यहाँ पे, या कोई किराया देना चाहते हो जिसे हम भाड़ा भी कहते हैं एक तरीके से, कोई टैक्स देना चाहते हो, तो इन सबको हमें जो चुकाना पड़ता है, इसे हम क्या कहते हैं, एक तरीके से अल्पकालीन वित्त कहते हैं। इसमें सैलरी आ सकती है, ठीक है दोस्तों, आएगा। तो ये सब क्या है, एक तरीके से अल्पकालीन वित्त के द्वारा हम ये काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस कि ऋण पत्रों को परिभाषित कीजिए। किसको? डिवेंचर्स को। हमें ना डिवेंचर्स की क्या कह सकते हो दोस्तों, एक तरीके से डेफिनेशन लिखनी है। तो डिवेंचर क्या है, हमें लिखना है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो भारतीय कंपनी संशोधित जो 2017 में आया है दोबारा से, उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, धारा 2 के भाग 30 के अनुसार, धारा 2 के भाग 30 के अनुसार ऋण पत्र में किसको शामिल किया जाता है? स्टॉक को, बॉन्ड्स को, कंपनी की अन्य प्रतिभूतियाँ शामिल की जाती है। तो हम कह सकते हैं ऋण पत्र क्या होते हैं, वे होते हैं जो ऋण स्टॉक होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, कंपनी के अन्य प्रतिभूतियाँ शामिल की जाती है, चाहे वह कंपनी की संपत्तियों पर ही प्रभाव उत्पन्न करे या ना करे, चाहे उसका इफेक्ट जो है कंपनी की जो संपत्ति है उसके ऊपर हो या ना हो। प्रभार, प्रभार का मतलब उसका उनके ऊपर कोई भार पड़े या ना पड़े, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, व्यापार ट्रेड। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? व्यापार ट्रेड। तो याद करो व्यापार ट्रेड मैंने क्या बताया था आपको, हमने कहा था गाइस व्यापार ट्रेड क्या होता है, एक तरीके से जब हम क्या करते हैं, किसी से उधार लेते हैं। और किससे लेते हैं? व्यापार करने वाले यानी कि व्यापारियों से। तो कहता है यह, इसका अभिप्राय उस उधार की सुविधा से। ये एक ऐसी सुविधा है जो उधार होती है, जो एक व्यवसायी क्या करता है, दूसरे व्यवसायी को या तो वस्तुएं देता है या सेवा क्रय करने के लिए प्रदान करता है। या तो कुछ सामान दे सकता है अपने कंपनी की, या फिर क्या कर सकता है, उसको कोई सर्विस परचेज करने के लिए कुछ भी दे सकता है, ठीक है।
प्रायः व्यवसाय में उधार क्रय विक्रय की सुविधा उपलब्ध होती है। मतलब एक बिजनेस है, जैसे कि मान लो ये बिजनेस आपका 1 है और ये क्या आपका दोस्तों बिजनेस 2 है। इसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो ये इसके पास जा सकता है और ये आसानी से हेल्प देता है। इसी को क्या कहते हैं हम, व्यापार साख, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट। तो इसमें क्रय विक्रय करने की सुविधा उपलब्ध होती है। उधार और क्रय एक तरह का अल्पकालीन वित्तीय साधन है। उधार क्रय क्या होता है, एक तरीके से शॉर्ट टर्म काम होता है। मतलब इसमें ये नहीं कि ये वाला बिजनेसमैन जो है इससे अगर हेल्प लेगा तो ये बहुत लंबे टाइम के लिए देगा। नॉर्मली क्या होगा, 1 साल के अंदर हमें इसका सारा का सारा कर्जा चुकाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्रेडिट वापस करना पड़ता है। तो क्या कह रहा है इसमें, इसके अंतर्गत माल को क्रय उधार क्रय करने के उसे तुरंत प्रयोग में लाया जाता है। मतलब ऐसा सामान होता है जो हमने ख़रीदा और उसे तुरंत यूज़ करना पड़ता है, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हमें तुरंत चाहिए होता है। लेकिन इसका भुगतान कुछ समय बाद करना पड़ता है। इस वित्तीय साधन की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि विक्रेता कितने दिन की उधार सुविधा उपलब्ध कराता है। क्या करता है, एक तरीके से कितने दिन के लिए, तो कब लौटाना है उनका पैसा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो विक्रेता है उसका जो पैसा वापस करना है उसने कितने दिन की आपको सुविधा प्रोवाइड की है। ठीक है गाइस, तो ये आपका 8वां क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब बात करेंगे IDR, GDR और ADR। इसका हमें क्या नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। तो IDR मतलब इंडिया, GDR मतलब ग्लोबल और A मतलब अमेरिकन। तो आपको याद रखना है 3 ही चीज़ें होती हैं, I मतलब इंडियन, G मतलब ग्लोबल और A मतलब अमेरिकन। और सबका DR सबकी वैल्यू तो सेम ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या है आपका IDR की फुल फॉर्म है इंडियन डिपॉजिटरीज रिसिप्ट। इंडियन डिपॉजिटरीज रिसिप्ट हिंदी में क्या बोलेंगे, भारतीय डिपॉजिटरी रिसिप्ट। GDR का ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, मतलब ये पूरी दुनिया में चलता है। और ADR का क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब बात करते हैं जो GDR है और ADR है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, सिर्फ एक आपको अंतर लिखना है। तो GDR क्या है दोस्तों, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा प्रलेख है, यानी एक ऐसा साधन है जो क्या करता है, एक देश की कंपनियां विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए, मतलब एक देश की कोई कंपनी है, मान लो ये देश क्या है, इंडिया है, ठीक है, और ठीक है इसे कहाँ की चाहिए, मान लो अमेरिका की चाहिए या फिर ग्लोबल किसी और देश में। तो इंडियन कंपनी को अगर कोई पैसा चाहिए कहाँ का, विदेशों का, तो यही कह रहा है विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए विदेशों में US डॉलर में जारी करती है। किस में, US डॉलर में। हमेशा याद रखना कि अगर ग्लोबल में जाना है तो भी US डॉलर में होगा नॉर्मली, या फिर दूसरा हम क्या कह सकते हैं एक तरीके से अमेरिकन होगा तो भी US डॉलर में ही काम करेंगे। तो इसकी ट्रेडिंग उन सभी विदेशी अंश बाज़ारों में होती है जहां इसको सूचीबद्ध कराया जाता है। आप कहोगे सर ये पैसा कहां कहां से ले सकते हैं, कहां कहां से पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। ये हर एक उन सभी देशों में अपना सेल परचेज कर सकते हैं, बाज़ारों में विदेशी अंश प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पे इन्हें सूचीबद्ध किया जाता है। सूचीबद्ध का मतलब क्या होता है, इनकी लिस्टिंग की जाती है। लिस्टिंग का मतलब है इनका नाम अगर उस देश की सूचकांक में आ जाता है। सूचकांक का मतलब कह सकते हो दोस्तों, सूचकांक वर्ड नहीं होगा यहाँ पे, आएगा आपका एक तरीके से उनके निफ्टी में आ जाए। जैसे इंडिया में क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ऐसी क्या है निफ्टी। तो इसी तरीके से हर एक देश का अलग अलग होता है। तो अमेरिका का भी हम पढ़ेंगे, तो कुछ कुछ का जो इंपॉर्टेंट है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अमेरिका क्या है, क्या होता है, हम कह सकते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नास्डॉक के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है अमेरिका का है। ये तो पहला किसकी बात करें, GDR की। और अब बात करेंगे ADR। ADR एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो अमेरिका के बाहर। GDR क्या था, अमेरिका में अगर हमें विदेशी पूंजी प्राप्त करनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, US डॉलर में जारी करेंगे, ये GDR का मतलब। और ADR क्या है, एक ऐसा है जो अमेरिका के बाहर की कंपनियां विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए अमेरिका वासियों को जारी करता है। ADR में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम अमेरिकन को ही सेल्स करते हैं, अमेरिकन को ही क्या करते हैं, अपने शेयर्स को हम सेल करते हैं, ठीक है। और कैसे करेंगे, पहले उनके वहाँ पे जा कर के हमें अपनी कंपनी का लिस्टिंग कराना पड़ेगा। और लिस्टिंग कराने के बाद क्या होगा, अगर हमारा नाम लिस्ट में आ जाता है तो हम अपने शेयर्स को उनके बाज़ारों में शेयर सेल कर सकते हैं, ठीक है। और जिससे कि क्या है, जब अमेरिकन लोग खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने US डॉलर में ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय वित्त के स्रोत लिखिए। इंटरनेशनल जो फाइनेंस है इसके क्या क्या रिसोर्सेज है। तो अभी तो बताया, यही टॉपिक तो हमने पढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विदेशी, तो विदेशी पैसा खरीदने के हमारे पास 3 चीज़ें हैं, क्या कह सकते हो एक तरीके से, मेन तो 2 हैं, कौन कौन से, GDR और ADR। तो GDR क्या है, एक ऐसा प्रलेख है जो एक देश की कंपनियां विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए
विदेशों में क्या करती है, यूएस डॉलर में जारी करती है। इसकी ट्रेडिंग उन सभी विदेशी अंश बाज़ारों में होती है जहाँ पे इसका ट्रेडिंग का मतलब है इसका सेल परचेज वहाँ होता है जहाँ पे इनको सूचीबद्ध करवाया जाता है। ये जीडीआर। एडीआर एक ऐसा प्रलेख है जो अमेरिका के बाहर की कंपनियाँ आती हैं, अमेरिकन से क्या करती हैं, अमेरिकन वासियों के लिए सूची अपनी विदेशी पूंजी प्राप्त करना चाहती है और अमेरिकन वासी के लिए क्या करती है, वहाँ पे वो अपने आप को सूचीबद्ध कराती है कि भाई हम भी अपना शेयर बेचना चाहते हैं। और सूचीबद्ध किस चीज़ में कराती है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये आपको याद रखना पड़ेगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अगर इसमें आपने करा दिया तो आप अमेरिका के बाज़ारों में जाकर के अपना शेयर बेच सकते हो। ठीक है, इससे सिर्फ और सिर्फ आप एडीआर से सिर्फ अमेरिका में ही बेच सकते हो। ठीक है, इसी तरह से बात करें आईडीआर। आईडीआर क्या होता है, एक तरीके से स्टार्टिंग में बताया था इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो जैसे कि जीडीआर होता है, जैसे एडीआर होता है, सेम इसी तरीके से क्या होता है आईडीआर। बस इसमें यह होता है कि इसमें केवल एक बात को छोड़कर इन्हें जारी करने वाली कंपनियां विदेशी होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ना इंडियन कंपनी नहीं हो सकती, आप क्या होंगे, विदेशी कंपनी होगी, क्योंकि उनको भी तो अगर इंडियन पैसा चाहिए तो भारतीय बाज़ार से क्या करना चाहती है, अगर पैसा लेना चाहती हैं तो आईडीआर को किस में कन्वर्ट किया जाता है, पहले रुपए में कन्वर्ट किया जाता है और इसे किसी भी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया जाता है। जैसे कि हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे हैं, जैसे कि क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी। ठीक है, इस तरीके से इनको हम लिस्ट करवा सकते हैं हम, मतलब जिनको विदेशी कंपनियों को अगर इंडिया का पैसा चाहिए। चलते हैं छोटे क्वेश्चन के, जो शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उसका एक और क्वेश्चन करते हैं। वित्त के उस स्रोत को पहचानिए, मतलब उस फाइनेंस के उस रिसोर्स को आपकी पहचान करनी है जिसे अच्छे समय का साथी कहा जाता है। क्या कहता है, जो हमारे बिजनेस के लिए एक अच्छे समय का साथी है, इसे ऐसा कहा क्यों जाता है ये भी बताना है आपको। तो वित्तीय जो अच्छे समय का साथी है वो कौन है, एक तरीके से जन निक्षेप, यानी कि जन निक्षेप का दूसरा नाम क्या है, पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स में क्या होता है, इसका अभिप्राय उस जमा से होता है जो व्यावसायिक संगठनों द्वारा जनता से सीधे ही प्राप्त की जाती है। मतलब जितने भी बिजनेस के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, यानी कि हम क्या बोलेंगे उसे, व्यावसायिक संगठन बोलेंगे, वो सब क्या करते हैं, जनता से सीधे ही पैसा प्राप्त करते हैं। इंग्लिश में क्या करें, देखो, इट रेफर्स टू द डिपॉजिट्स दैट आर रेज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से डायरेक्टली क्या करते हैं, रेज करते हैं। और इसे अच्छे समय का साथी इसलिए कहा जाता है, पहली बात तो ये होता क्या है कि जब हम जनता से डायरेक्टली पैसे लेते हैं, हम मतलब बिजनेस, और इसे अच्छा साथी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंपनी को जन निक्षेप केवल तभी प्राप्त होते हैं जब कि कंपनी का वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी हो। ऐसा तभी होता है कि जनता तुम्हें पैसा देगी जब तुम्हारी पोजीशन क्या होगी, एक तरीके से मार्केट में अच्छी होगी। संकट काल में निवेशक अपना धन बैंक में जमा करवाना अधिक समझते हैं, चाहे वो ब्याज कम ही क्यों ना मिले। परंतु जब प्रॉब्लम्स आती है तो कंपनियों में पैसा कोई नहीं लगाता, सबके सब कहाँ जमा करता है, अपने बैंक में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से सिक्योर्ड होता है, वो उसमें डूबने का कोई चांस नहीं होता, बहुत ही कम चांस होता है, चाहे वहाँ पे इंटरेस्ट कम मिले। ठीक है, तो अच्छा साथी इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि जब हमारा क्या होता है, कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी होती है, वित्तीय संस्था हमारे साधन क्या होते हैं, बहुत अच्छी होती है, ऐसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, अच्छे साथी का, अच्छे समय का साथी कहते हैं। समझ में आया। एक कंपनी अगर अच्छा कर रही है तो उसे मतलब आसानी से जनता से पैसा मिल जाएगा क्योंकि जनता में उसका विश्वास बना हुआ है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना, और वीडियो को अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू गाइस।